मोहतरम, आज हम बात करने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है वो इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें और एक क्रम से इतिहास को जानने का प्रयास करें। देखिए, हमारा आज का विषय है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। इनका जो शासन काल है वो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी रहा है। लगभग 26 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और ये गयासुद्दीन के पुत्र थे, जो कि जूना खां के नाम से जाने जाते थे। बाद में जब इन्होंने ताजपोशी अपनी करवाई तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इन्होंने अपनी ताजपोशी कराई और सुल्तान की गद्दी पर बैठे। उसके शासनकाल के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि इसके शासनकाल का ब्यौरा देखते हैं, जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोज शाही, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को देश से आया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत पसंद था। उसके विद्वता के कारण उसको जो है काजी की उपाधि तक दे दी थी। साथ में इतना प्रभावित हुआ था कि इब्न बतूता को चीन देश में अपना दूत बनाकर भी भेजा था। ये रही इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बात। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या शिक्षित व्यक्ति था या अनपढ़ व्यक्ति था। तो सही बात यह है कि वो एक शिक्षित व्यक्ति था, उच्च शिक्षित व्यक्ति। ये भी नहीं कि केवल शिक्षित, उच्च शिक्षित व्यक्ति था। कई विद्याओं को जानने वाला था, विद्वानों को आश्रय देने वाला था। तो देखिए, अरबी, फारसी, गणित, नक्षत्र विज्ञान जैसे विषयों पर वो जो है ज्ञान रखता था। साथ में धर्म और दर्शन में भी उसकी पकड़ थी। एक बात और जानिए कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर कोई बहुत ही तेजी से और महत्वपूर्ण फैसले लेने वाला कोई शासक हुआ था तुरंत बाद अलाउद्दीन के, वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू संतों, ऋषियों, जैन मुनियों, मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ विचार विमर्श भी करता था। इसे अकबर का इस विषय में पूर्वगामी कहा जाता था। जैसे अकबर था, तमाम विषय उसको जो है रुचि रख मोहम्मद बिन तुगलक विभिन्न धर्मों में आस्था भी रखता था। ठीक है, हिंदू संतों, ऋषियों, जैन मुनियों, मुस्लिम धर्म गुरुओं आदि के साथ विचार विमर्श करने में उसे आनंद आता था और विचार विमर्श करता था। ठीक है, इस मामले में अगर देखा जाए तो वह अकबर का पूर्वगामी था। अकबर भी यही कार्य करता था जो मोहम्मद बिन तुगलक करता था। तो इस कारण जो उस समय के कठमुल्ले थे और जो मुस्लिम समाज था, मुस्लिम उलेमा थे, तो वो उससे नाराज रहा करते थे। कहते थे कि आप सुल्तान हैं, आप शरिया कानून को जानिए, आप मुस्लिम धर्म, कुरान, हदीस को देखिए, आप विभिन्न गैर मुसलमान धर्मों के बारे में या उनके आचार्यों, ऋषियों, मुनियों से आप वार्तालाप मत करिए। ये तो धर्म, अपने दीन, अपने इस्लाम के प्रति आप जो है विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। इस कारण जो है मुस्लिम जनता, कुछ मुस्लिम जनता जो कट्टर मुस्लिम है, वो मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज रहते थे और उसका विरोध करते थे। इसने सुल्तान के पद के लिए प्रारंभ में खलीफा की स्वीकृति नहीं ली थी, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया था खलीफा को। खलीफा जो कि पूरे विश्व में मुसलमानों का नेता, धार्मिक गुरु, ठीक है, तो खलीफा की स्वीकृति नहीं ली तथा उसका नाम भी सिक्कों पर नहीं खुदवाया। खलीफा का नाम सिक्कों पर नहीं खुदवाया। खलीफा की उपाधि स्वयं ही ले ली इसने। खलीफा को मानता भी नहीं था, उसका नाम भी जो है किसी अपने सिक्कों पर नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू संतों, ऋषियों, जैन मुनियों, मुस्लिम धर्म गुरुओं आदि के साथ विचार विमर्श करता था। इस मामले में अगर देखा जाए तो वह अकबर का पूर्वगामी था। अकबर भी यही कार्य करता था।
अकबर के दरबार में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु भी रहते थे और उनसे अक्सर वो बातचीत करता था, उनके धर्मों के बारे में जानकारी लेता था। वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक था, वो भी विभिन्न धर्म गुरुओं से वार्तालाप करता रहता था, विचार विमर्श करता रहता था। इस कारण जो है उस समय के जो कठमुल्ले हैं या कट्टर मुस्लिम हैं, मुस्लिम उलेमा है, उससे नाराज रहा करते थे। वो कहते थे कि अपने धर्म के बारे में आप सोचिए, अपने धर्म के बारे में आप विचार विमर्श करिए, दूसरे गैर मुस्लिम धर्मों के बारे में आप इतना रुचि मत रखिए, वो सब काफिर धर्म है। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक शरिया से इतना ओझल था कि वो जो है खलीफा की स्वीकृति तक नहीं लिया था। खलीफा जो कि एक मुस्लिम धर्मगुरु, मान लीजिए पूरे विश्व का मुस्लिम धर्मगुरु नेता, तो उससे स्वीकृति प्राप्त करनी जरूरी होती थी अगर आप मुस्लिम जनता पर शासन कर रहे हैं। तो एक विश्वास बनाने के लिए, विद्रोह ना हो और मुस्लिम जनता को लगे कि हाँ ये हमारे खलीफा का ही एक दायां हाथ है, तो खलीफा की स्वीकृति तक नहीं ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो खलीफा है उनका नाम तक नहीं खुदवाया था सिक्कों पर। जो देश में या भारत देश में जो सिक्के चल रहे थे उसमें खलीफा का नाम तक भी नहीं खुदवाया था। खलीफा की उपाधि स्वयं ही ले ली थी इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अमीर उल मोमिनीन, अमीर उल मोमिनीन। फिर परंतु बाद में जो है सुल्तान को मंसूर प्राप्त करना पड़ा, खलीफा से उपाधि प्राप्त करनी पड़ी। क्यों प्राप्त करनी पड़ी? क्योंकि इसकी नीतियां जो हैं, वो जो 5 नीतियां थी, 5 जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जो इसने स्टार्ट की थी, वो जब विफल होने लगी तो जनता में विद्रोह होने लगा। अब उस जनता का यानी मुस्लिम जनता, उस जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को खलीफा से मंसूर प्राप्त करना पड़ा, सिक्कों पर खलीफा के नाम खुदवाने पड़े। तो करता क्या है कि 1344 में अपने व्यक्तियों को भेजता है और बगदाद के अब्बासी खलीफाओं से मंसूर प्राप्त करता है। तो अब्बासी खलीफा अल मुस्तकीफ़ी से ये मंसूर प्राप्त करता है। मंसूर मतलब प्रमाण पत्र कि हाँ खलीफा ने आपको उस क्षेत्र का या किसी क्षेत्र का आपको सुल्तान बना दिया है, तो इसके लिए आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये मंसूर जो होता है वो एक प्रमाण पत्र होता है। तो प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी इसने अपने सिक्कों पर, जो इसके देश में, इसके क्षेत्र में जो सिक्के चल रहे थे, वहाँ पे इसने प्रथम 4 खलीफाओं का नाम खुदवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये सब क्यों करना पड़ा था? क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, वो विफल होने लगी थी, तो जनता में विद्रोह होने लगा था। जनता में विद्रोह होने लगा था। जनता कौन? मुस्लिम जनता। उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए उसने ये कदम उठाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर जिल्ले लाह यानी कि सुल्तान ईश्वर की परछाई है लिखवाया। अब यहाँ पे देखिए, तो देवीय सिद्धांत पर वो विश्वास करता था, यानी कि भगवान के द्वारा जो है राजा या सुल्तान भेजा गया है आप लोगों के ऊपर, यानी कि जनता के ऊपर शासन करने के लिए। ये कार्य बलबन के समय भी चल रहा था, वो भी जिले लाह अपने आप को कहलवाता था। दिल्ली सल्तनत के पूरे काल में सबसे बड़ा साम्राज्य यदि देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का रहा था। इसके पहले भी साम्राज्य थे लेकिन इतने बड़े नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ा साम्राज्य अगर सल्तनत काल में देखें, सल्तनत काल, मुगल काल की बात नहीं कर रहे हैं, सल्तनत काल की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। 23 प्रांत थे। ठीक है। प्रांतों को मुक्ता कहा जाता था। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, बस कश्मीर और बलूचिस्तान को छोड़कर। ठीक है। मुगल काल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य था औरंगजेब के समय में मुगलों का, और सल्तनत काल में यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक जो है योग्यता को प्रश्रय देता था, योग्यता को जो है प्राथमिकता देता था। ठीक है। अगर आप में योग्यता है तो आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कुछ भी हैं, अगर आप में योग्यता है तो आप आगे आइए,
आपको पद पदवी सब मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो नस्ल वर्ग विभेद को समाप्त कर योग्यताओं के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त किया इसने, ठीक है। शासन को धर्म से अलग किया, कि शासन अलग रहेगा, धर्म अलग रहेगा। अगर शासन को धर्म से मिला देंगे तो ये भारतीय उपमहाद्वीप पर जो हमारा साम्राज्य फैला हुआ है, ये धड़धड़ा के या भरभरा के गिर पड़ेगा। तो धार्मिक प्रवृत्ति का ये उदार व्यक्ति था। हालांकि कुछ उदाहरण से हम ये नहीं मान सकते कि उस समय हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं होता था। हिंदुओं के साथ भेदभाव होता था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उतना भेदभाव नहीं होता था जितना अन्य सुल्तानों के काल में भेदभाव हुआ था, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक एक अहिंसुड़ू शासक था या सहिष्णु शासक था, तो आप बताएंगे सहिष्णु शासक था, ठीक है, क्योंकि ये अन्य मुस्लिम सुल्तानों से ठीक ठाक था, सहिष्णु था। जियाउद्दीन बर्नी इसके बारे में बताता है तारीख फिरोजशाही में कि ये जब राज सत्ता इसने प्राप्त की थी तो ये शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि योग्यता के आधार पर आप आइए, ठीक है। खलीफाओं का नाम तक इसने खुदवाया नहीं था, उनसे उपाधि तक प्राप्त नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं वो शरिया के कानूनों को नहीं मानता था, ये कहना ये चाहते हैं जियाउद्दीन बर्नी। मोहम्मद बिन तुगलक एक विलक्षण प्रतिभा का शासक था और वो सदैव नई नई योजनाएं बनाता रहता था। बर्नी ऐसा कहता है, बर्नी कहता है कि 5 नवीन योजनाएं उसने स्टार्ट की थी, ठीक है, और ये पांचों को पांचों विफल रही, जिसके कारण इसकी बड़ी थू थू हो गई इतिहास में, और आज हमको ये पढ़ना भी पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी जो योजनाएं हैं वो अच्छी नहीं थी, योजनाएं बहुत अच्छी थी, बस उसको लागू करने की बहुत जल्दबाजी कर दी गई, उसका ठीक से एनालिसिस नहीं किया गया था। तो इसलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक अपने इन पांचों परियोजनाओं में विफल रहा। अब चलते हैं आगे कि 5 ये नवीन योजनाएं क्या थी और कहाँ तक सफल रहीं, कहाँ पर इससे जो है गलतियां हुई, इसको देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक ज्ञानी व्यक्ति था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तमाम विद्याओं पर जो है उसका जो है पकड़ बना हुआ था। अरबी, फारसी, नक्षत्र विज्ञान, गणित, विभिन्न धर्मों की जानकारी। तो एक ज्ञानी व्यक्तित्व तो था ही, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। परंतु इन सभी खूबियों के साथ उसके अंदर एक कमी थी, जो कि सबसे बड़ी कमी थी। वो एक बेसब्र सुल्तान था, मतलब उसमें सब्र नहीं था, जल्दीबाजी में सारा कार्य करता था, ठीक है। अभी कार्य होना है तो अभी कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो चाहे उसके प्रतिकूल हो। उसके अंदर धैर्य नहीं था, ठीक है। सुल्तान की योजनाएं लगभग इसी धैर्य न होने के कारण विफल हो गई थी। अब उसके 5 नवीन योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर लें। पहला है दो आब में राजस्व वृद्धि। दो आब का क्षेत्र मेरठ से लेकर इलाहाबाद का क्षेत्र है, जहाँ पे 2 नदियाँ प्रमुख रूप से बहती हैं, गंगा और यमुना। इस नदी क्षेत्र को दो आब का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और ये दो आब क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था। तो यहाँ पर इसने दो आब क्षेत्र में कर का जो लगान है वो 1/10 से लेकर 1/20 तक वृद्धि कर दी, मतलब डबल कर दिया सीधे सीधे। और चराई एवं घरी कर को सख्ती से वसूला उसने। चराई कर मतलब मवेशियों को, जानवरों को चरने के लिए जो क्षेत्र है दिया गया है, उसमें आप चराते हैं या चरने जाती है वहाँ पे गाय, तो आपको कर देना पड़ता है। साथ में घरी कर मतलब आपके घर पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। दोआब क्षेत्र उपजाऊ था, ठीक है, उपजाऊ तो है ही है भाई, नदियां बह रही हैं, तराई का क्षेत्र है, इसलिए सुल्तान ने सोच विचार कर यह कर वृद्धि की थी कि जब इस पे लागू करेंगे तो हमको अच्छा आउटपुट मिलेगा,
और यहाँ से किसानी अच्छी होती है तो हमको पैसा भी ठीक ठाक मिल जाएगा, इनके ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं आएगा। परंतु क्या होता है कि जब ये कर लगाया जाता है या वृद्धि की जाती है तो अकाल पड़ जाता है, और 1 वर्ष का अकाल नहीं पड़ता, लगभग 7 वर्षों का अकाल पड़ जाता है। अब सुल्तान तो सोच अच्छा रहा था, परंतु उसकी किस्मत खराब थी। अब उसे तो पता नहीं था कि हाँ जैसे मैं लगाऊंगा तुरंत अकाल पड़ जाएगा। अब उसने वहां से आदेश दे दिया, यहाँ अकाल पड़ गया। अधिकारियों ने ये सूचना सुल्तान तक नहीं पहुंचाई कि इधर सूखा पड़ गया है, तो सुल्तान को तो पता नहीं था, लेकिन जो आदेश है वो सराखों पर। लोगों ने बड़ी ज़बरदस्ती से जो है कर वसूला, जनता त्राही त्राही कर दी, जनता ने अपने हाथ खड़े कर दिए। बहुत लोगों ने आत्महत्या कर ली, कुछ ने तो खेती तक छोड़ दी, और बहुत लोगों ने वहाँ से पलायन कर लिया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सूखा पड़ा था 1334 में, यह शुरू हुआ था और 7 वर्षों तक चला था, परंतु कठोरता से वसूला गया लगान, जिसके कारण किसान कृषि छोड़कर भाग गए। पूरे क्षेत्र में विद्रोह खड़ा हो गया था। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को बड़ी सख्ती करनी पड़ी, और ऐसे में बहुतों की जान गई। विद्रोह को दबाने के लिए बहुतों की हत्या करवानी पड़ी, ठीक है। जबकि यह सुल्तान नहीं चाहता था। अब यहाँ पे हो क्या सकता था, इस विद्रोह को टाला कैसे जा सकता था कि एक तो पहली बात तो आप सारी की सारी जानकारी आप सुल्तान तक पहुँचा दीजिए, देरी मत करिए, ठीक है। या फिर नरमी भी दिखाइए कि हाँ भाई सूखा पड़ गया है तो वसूली ना करें, कर को कम कर दें। परंतु ये सारी चीज़ें नहीं हुई। ना तो नरमी बरती गई, ना कर ही कम किया गया, ना कर माफ़ किया गया, ठीक है, ना तो सुल्तान को पूरी जानकारी दी गई। फिर एक कार्य और कर सकते थे कि अगर अकाल पड़ा है, सूखा पड़ गया है, लोगों के पास अनाज की कमी हो गई है, अनाज बोने के लिए बीज भी नहीं है, तो सुल्तान को चाहिए था कि बीज उपलब्ध करवा दे, अपने सरकारी या शासन से जो है प्रबंध करवा दे अनाज का, जिससे कि कम से कम खाने पीने की व्यवस्था हो जाए लोगों की। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। विद्रोह को बहुत ही बेरहमी से कुचला गया, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, बहुत लोग बेघर हुए, और इस प्रकार से ये जो योजना थी वो विफल रही। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि राजधानी परिवर्तन क्या है, कब तक, किस समय तक ये चला और कैसे विफल हो गया, क्या कारण था, इसको हम जानेंगे। देखिए राजधानी परिवर्तन यानी कि पहले से ही एक कोई राजधानी आपकी है किसी राज्य की, और उसको बदल कर किसी दूसरे शहर में ले जाना और वहाँ से प्रशासनिक कार्य करना, ठीक है। तो ये राजधानी परिवर्तन का मामला है, ठीक है। 1326 से 1327 ईस्वी के बीच में राजधानी परिवर्तन का कार्य होना था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है कि वो प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए राजधानी परिवर्तन कर रहा था। एक तो जहाँ पे ये राजधानी परिवर्तन करके ले जा रहा था वो इसके साम्राज्य के बीचों बीच में आता था, ठीक है, सेंटर में आता था, तो जिससे कि पूरे राजधानी को आप अच्छे से शासकीय देश से चला सकते हैं, ठीक है। और एकता, सांस्कृतिक एकता की बात अगर करें तो मुस्लिम धर्म वहाँ पे ठीक से पहुँचा नहीं था। वहाँ पे अभी मुसलमानों का कोई इतना बहुत बड़ा हुजूम नहीं गया था। तो जब मुसलमान वहाँ जाएंगे तो फिर दक्षिण भारत में भी मुस्लिम संस्कृति और भारतीय संस्कृति मिलेगी और एक नए संस्कृति का उद्भव होगा। तो हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत में विस्तार या उनके अभियान का प्रमुख केंद्र देवगिरी रहा है। हमेशा से हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही स्टार्ट हो गया था देवगिरी का अभियान। तो एक ट्रेडमार्क बन गया था कि हाँ देवगिरी, दक्षिण भारत में जाना है तो देवगिरी पर आक्रमण करना, वहाँ पे कब्जा करना है, ठीक। तो तुगलक भी यही स्टार्ट किए।
मोहम्मद बिन तुगलक तो वहीं पर अपने पिता के शासनकाल में रहा भी था और हमेशा से ललायत भी था कि हाँ भाई, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ से शासकीय प्रशासकीय कार्य जो है स्टार्ट करनी चाहिए ठीक से, मजबूती से। साम्राज्य को पकड़े रहने के लिए ये बहुत कार्य आवश्यक था, राजधानी स्थानांतरित करना। भारतीय उपमहाद्वीप के ठीक केंद्र में ये आ रहा था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पर नियंत्रण और प्रशासन ठीक प्रकार से किया जा सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई अभियान दक्षिण में अपने पिता के साथ किए थे, तो इससे भी उसका मन ललायित था कि हाँ वो दक्षिण भारत जाए। उसको यह भी समझ थी कि बार बार विद्रोह भी इसी कारण हो रहा है क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। अगर राजधानी पास में होती तो दक्षिण में इतना विद्रोह नहीं होता। जैसा कि मैंने सांस्कृतिक कारणों में भी बताया कि इस्लाम धर्म को मजबूती से दक्षिण में फैलाने के लिए भी इसने प्रयास किया था। अब देखते हैं ये योजना विफल हुई कि सफल हुई। तो ये योजना तो पूरी तरीके से विफल हो गई। हाँ, आंशिक रूप से सफल भी हुई थी क्योंकि सांस्कृतिक एकता तो स्थापित हुई थी। प्रशासनिक एकता भले नहीं स्थापित हो पाई लेकिन सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी। जब सुल्तान दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले जा रहा था तब उसके साथ दिल्ली के तमाम जनता भी उसके साथ दौलताबाद के लिए निकले थे। अब एक दो लोग नहीं गए थे, हजारों की संख्या में लोग जो है सुल्तान के साथ गए थे, ठीक है। रास्ते में सुल्तान ने कई व्यवस्था की थी, जैसे पानी पीने की व्यवस्था, आराम गृह बनवाया था, खाने पीने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था करवाई थी कि हाँ इतना दूर का सफ़र है तो लोग थक जाएंगे, बगैर ज़रूरत के सामानों को अगर नहीं पाएंगे तो उनका जीवन दुरूह हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 किलोमीटर की दूरी थी दिल्ली से दौलताबाद के बीच की। अब इतने दूर में तो दुकानें होनी चाहिए, आराम गृह होने चाहिए, छावदार वृक्ष होने चाहिए, सड़क बनी होनी चाहिए अच्छी, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, अनाज पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारे कार्य जो है सुल्तान ने करवाए थे, ठीक है। दौलताबाद से दिल्ली का सड़क बनवाया था। दिल्ली दौलताबाद तक नगाड़े की गूंज सुनाई देती थी। अब नगाड़े की गूंज सुनाई देती थी मतलब कि 1500 किलोमीटर तक लाइन बाय लाइन, पॉइंट टू पॉइंट जो है नगाड़े रखे हुए थे। अब नगाड़े जब एक नगाड़ा जब बजने शुरू होता था तो वो नगाड़ा लाइन से बजता चला जाता था। दिल्ली से बजना स्टार्ट होता था, दौलताबाद तक बजता था, ठीक है। 1500 किलोमीटर तक नगाड़े लगे हुए थे। तो ये इसलिए लगवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कि यदि मैं दौलताबाद में हूँ तो यदि दिल्ली से नगाड़ा बजना शुरू हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ दिल्ली के दरवाजे खुल रहे हैं, दिल्ली खुल रहा है, ठीक है। दिल्ली के लोग उठ गए हैं। जब दरवाज़ा बंद होगा दिल्ली नगर का तो उसे यह पता चल जाएगा नगाड़े की गूंज से कि हाँ दिल्ली अब बंद हो रही, शाम का समय। तो सुबह और शाम नगाड़े बजते थे, दिन भर नहीं बजता था, सुबह और शाम जब दिल्ली खुलती थी बंद होती थी तो बजता था। समस्या ये भी थी कि गर्मी के दिन थे। भाई गर्मी के दिनों में तो और समस्याएं होंगी, कुछ लोगों को अगर चोट आ गई है तो घाव पक जाएंगे, पानी की दिक्कत होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इससे काफ़ी लोग परेशान भी हो गए और इससे जो है काफ़ी लोग मौत के ग्रास में चले गए, मौत का ग्रास बन गए। कई सारे लोग इस दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गए, डिहाइड्रेट होकर उनकी मृत्यु हो गई। अब तक सुल्तान को एहसास हो चुका था कि हाँ भाई दौलताबाद से उत्तर भारत को जो नियंत्रण करना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो देख रहा था कि माबर का विद्रोह भी हो रहा है दक्षिण में। माबर यानी मदुरई, पांड्य देश की राजधानी है मदुरई। माबर, मुसलमान लोग इसे माबर कहते हैं मदुरई को। तो जब वो दक्षिण भारत में बैठा हुआ तब माबर में विद्रोह हो गया। तो उसने सोचा कि जब यार मैं दौलताबाद में बैठा हूँ तब ये माबर में जो है विद्रोह हो जा रहा है, मैं दिल्ली में बैठा होता तो और ही ख़राब स्थिति होती। माबर में तो हुआ ही हुआ, अभी उत्तर भारत में भी विद्रोह होने लगेंगे। तो इसको ये एहसास हो गया था कि भाई उत्तर भारत से, जिस तरह से उत्तर भारत से पूरा दक्षिण भारत या पूरे भारत को नहीं संभाला जा सकता, वैसे दक्षिण भारत से भी पूरे उत्तर भारत को नहीं संभाला जा सकता। अच्छा, बाबर का जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक था वो था एहसान शाह, जिसने विद्रोह किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और उसने एक अलग मुस्लिम राज्य वंश की स्थापना कर ली थी माबर में।
ऐसे तमाम लोग अभी बाद में देखेंगे कितने विद्रोह हुए हैं और उसमें तमाम राज्य जो है स्थापित हुए, जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया, बंगाल में एक राजवंश स्थापित हो जाता है। तो कई राजवंश जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही में ही जो है आज़ाद होकर अपने एक एक राजवंश की स्थापना कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इस योजना का लाभ क्या है। इस योजना का लाभ सांस्कृतिक रूप से तो मिल भी किया, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद की सड़क निर्मित हो गई, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के बीच मेल मिलाप होने लगा, व्यापार होने लगा, थोड़ा सा उनकी संस्कृति को लोगों ने जाना। मुसलमान आ गए थे दक्षिण भारत में, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अपना सांस्कृतिक ताना बाना लेकर नहीं पहुंचे थे। जो लोग दिल्ली से दौलताबाद गए थे बड़ी संख्या में, वो पुनः दिल्ली नहीं लौटे। क्यों नहीं लौटे? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई देखो, ऐसा इतनी समस्याएं झेल कर तो हम आए हैं, अब यहीं पर आए हैं तो यहीं बस जाएंगे, अब वहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक। और वहीं बस गए, जिस कारण इस्लाम धर्म का बड़ा जनसमूह वहाँ सक्रिय हो गया और मौलवी, धर्मगुरु, मुस्लिम जनता द्वारा इस्लाम। अब देख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक का ये उसके साम्राज्य का नक्शा है, ठीक है। इतना बड़ा साम्राज्य है, लगभग पूरे भारत पर उसका साम्राज्य फैला हुआ है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि ये दोआब क्या है। तो दोआब यही जो यमुना गंगा का जो क्षेत्र है, इसी को दोआब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर स्थापित किया था उसने, कर को बढ़ा दिया था। और ये आपका दौलताबाद हो गया, जहाँ उसने राजधानी परिवर्तित की थी। और इधर ही आपका माबर है, जहाँ पे मुस्लिम शासक ने जो है विद्रोह किया था जब वो दौलताबाद में था। और इधर आपका सिंध साइड पड़ेगा, जहाँ पर जाता है एक अभियान में और वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये चीज़ें थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये पूरा जो ब्राउनिश हल्का हल्का ब्राउनिश टाइप का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य की रूपरेखा, ठीक है। अब आते हैं अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के तीसरी योजना के बारे में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1328 से 1330 के बीच में ये चला। इसके पहले जो है राजधानी परिवर्तन हुआ था। आप जानते हैं कि 26 से 27 ईस्वी के बीच में वो सारी योजनाएं चल रही थी। मोहम्मद तुगलक के समय चांदी का सिक्का टंका कहा जाता था और तांबे का सिक्का जीतल कहा जाता था। आज के हिसाब से अगर माने तो टंका रुपया था और जीतल पैसा था, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा के रूप में चांदी के स्थान पर कांसे का सिक्का चलवाया या प्रचलित करवाया। और सिक्का कांसे का, परंतु मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर था। सरकारी आदेश। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि राजकोष में चांदी की कमी हो गई थी, जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी, जिसमें कांसे का सिक्का चलवाया गया और उसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर रखा गया। मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर है कांसा, परंतु मूल्य उसका चांदी के सिक्के के बराबर है। चांदी के सिक्के को और कांसे को बदला जा सकता था, अदला बदली हो सकती थी। चांदी के सिक्के के मूल बराबर वस्तुएं भी कांसे के सिक्के से खरीदी जा सकती थी। यहाँ आप ध्यान दें कि चांदी के सिक्के का अपना एक अलग मूल्य है, ठीक है। यदि कोई इससे विनिमय न करे तो इसे गलाकर चांदी के रूप में बेच सकता है या उपयोग कर सकता है आभूषण के रूप में, या किलो के हिसाब से चांदी बेच दे, ग्राम के हिसाब से बेच दे, लेकिन उसका अपना एक अलग मूल्य है। जबकि कांसे का मूल्य चांदी धातु के बराबर तो नहीं है। यदि ऐसे में सुल्तान फरमान जारी कर दे कि आज से कांसे का सिक्का बंद, तो जिन लोगों के पास वह सिक्का होगा, यानी कि जो कांसे का सिक्का होगा, जिन्होंने चांदी के सिक्के के बदले में कांसे का सिक्का लिया था, वो तो ठगे महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि उसका मूल्य चांदी के बराबर थोड़ी ना है। अगर वो गलाने भी जाएगा, किसी को बेचने भी जाएगा, तो चांदी के मूल्य के बराबर तो पाएगा नहीं। तो जनता ठगी महसूस करती वहाँ पर। यहाँ पर हुआ ये कि लोगों ने अपनी चांदी की मुद्रा
देकर कांसे की मुद्रा नहीं ली। इसके अलावा इन प्रतीक सिक्कों की नकल भी आसानी से की जा सकती थी। इतना बढ़िया जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे बनवाया नहीं था। ये जो टकसालें थीं, इतने परिष्कृत रूप से इन सिक्कों को, जो सांस्कृतिक सिक्के बन रहे थे, इतने परिष्कृत रूप से नहीं बनी थी कि उसका जो है नकल ना किया जा सके। ठीक है, इसलिए एक जगह बर्नी कहता है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी है, कि उस समय सभी हिंदू घर शाही टकसाल बन चुके थे जो नकली सिक्कों को निर्मित करते थे। घर पे ही टकसालें खुल गई थी। इतना अपरिष्कृत जो सिक्का था, उसको जो है आप खुद घर पे भी बना सकते थे। इसीलिए बर्नी कहता है कि उस समय के सभी हिंदू घर शाही टकसाल बन चुके थे जो नकली सिक्कों को निर्मित करते थे। अतः राज्य में अराजकता की स्थिति बन गई। मजबूर सुल्तान ने अंत में सभी प्रतीक सिक्कों को जनता से वापस लेना पड़ गया उसे। लोग जो है सामान नहीं खरीद रहे थे, व्यापार धंधा सारा बंद हो चुका था। उसके स्थान पर सोने और चांदी के सिक्के धारक को देने पड़े शाही खजाने से जो है सुल्तान को देने पड़े। अब ऐसे में बहुत से फ्रॉड व्यक्ति जो है नकली सिक्का स्वयं घर से बनाकर असली सिक्का लेने के लिए सुल्तान के पास पहुंच जाते थे शाही खजाने से। तो भारी मात्रा में जो है सुल्तान को और सल्तनत को जो है नुकसान उठाना पड़ा था इस सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन से। अब ऐसा नहीं था कि केवल इस काल में केवल यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलवाया था। उस काल में प्रतीक मुद्रा कई लोगों ने चलवाया था। जैसे कि चीन में कुबलई खान करके एक शासक थे, उन्होंने प्रतीक मुद्रा चलवाई। ईरान में एक मंगोल शासक थे गजा खां, उन्होंने ये चलवाया था। दोनों शासक इस कार्य में सफल रहे थे। इनके सिक्के जनता को मान्य हो गए थे। लेकिन भारत में इन सिक्कों के प्रति अविश्वास होने का सबसे बड़ा कारण था कि ये कांसे के सांकेतिक मुद्रा बहुत परिष्कृत आकार में नहीं बनाए गए थे। जिससे मैंने बताया कि परिष्कृत नहीं थे तो नकली सिक्के बनाए जा रहे थे। और नकली सिक्के, एक तो नकली सिक्का, ऊपर से चांदी के सिक्के के बदले में, ऊपर से कांसे का जो दाम है वो चांदी के सिक्के के बराबर नहीं है। तो कई खामियां थी जिसके कारण जो है ये सांकेतिक मुद्रा की जो योजना थी वो विफल हो गई। शाही टकसाल तो सिक्का बनाता ही था, अब तो घर घर में सिक्के बनने लगे थे। हिंदू सोनारों का घर टकसाल बन चुका था, बर्नी कहता है। मुद्रा वापसी के समय भी यही धांधली चली। जैसे मैंने बताया कि जब मुद्रा सुल्तान बांट रहा था शाही खजाने से, तो बहुत लोग जो नकली सिक्के छाप के ला रहे थे, सुल्तान से अदला बदली कर रहे थे। यहाँ से बात आम जनता को पता चल गई और अपने चांदी के सिक्के के बदले नकली सिक्कों को देना भी मना कर दिया। अभी तक जो थोड़ा बहुत ले भी रहे थे कांसे के सिक्के, वो भी बंद कर दिया। तो इस प्रकार से भारी मात्रा में नुकसान हुआ, व्यापार धंधे को नुकसान हुआ, अराजकता फैल गई, शाही खजानों को नुकसान हुआ और सुल्तान की तो थू हुई ही। अब देखते हैं कि ये योजना सफल कैसे हो सकती थी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक यदि सिक्कों को परिष्कृत रूप में ढलवाता तथा टकसालें या टकसालों से संबंधित कड़े नियम बनाता तो शायद जनता मान्यता दे देती इस योजना को, योजना सफल हो जाती। दिक्कत यहाँ से भी थी कि बाजार धीरे धीरे करके चांदी का सिक्का ख़त्म हो रहा था, क्योंकि लोग कांसे के बदले चांदी का सिक्का पाते ही आभूषण के प्रयोग में ले लिया करते थे। कुछ लोग कहते थे कि यार कांसे का सिक्का तो अमूल्य है नहीं, उसका इतना दाम है नहीं, कल को क्या पता ये सिक्का बंद हो जाए तो हमको तो नुकसान पड़ जाएगा। तो अपना कांसे का सिक्का देते ही चांदी का सिक्का ले लेते थे और उस चांदी के सिक्के को अधिकतर जो सोनार हुआ करते थे वो गलाकर आभूषण में प्रयोग कर लेते थे या फिर उसको बेच दिया करते थे। ऐसे में जो चांदी का सिक्का बाजार में था वो भी खत्म होने लगा। इतिहासकारों का मानना है कि 14वीं सदी में चांदी के सिक्कों की कमी हो गई थी तथा उद्योग धंधे बढ़ गए थे।
जिस कारण अधिक मुद्रा की आवश्यकता थी और प्रतीक मुद्रा सुल्तान को चलाना पड़ा। शायद सोने चांदी के सिक्के वापस लौटाने के तरीकों को पढ़कर एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज कहा है। एडवर्ड टॉमस एक यूरोपीय विद्वान है। उन्होंने जब ये कहानी, ये कथा सुनी अलाउद्दीन क्या कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये धनवानों का युवराज है, जो शाही खजाने से नकली सिक्कों के बदले और कांसे के बगले, जो कि अब मान्य नहीं रह गए हैं जनता द्वारा, उनको बदलने के लिए अपने शाही खजाने से दे रहा है असली सिक्के सोने चांदी के। कुछ लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि वो जो कांसे के सिक्के असली और नकली दोनों शाही राजमहल के सामने कई महीनों, कई सालों तक जो है पड़े रहे, ढेरों में ढेर लग गया था। तो बहुत बुरी तरीके से सांकेतिक मुद्रा का जो योजना था वो विफल रहा, और उसका मुख्य कारण ये था कि सिक्के को परिष्कृत रूप में ढाला नहीं गया था, साथ में टकसालों से संबंधित कोई कठोर नियम लागू नहीं किए गए थे। अब आगे चलते हैं, चौथे परियोजना के बारे में जानकारी लेते हैं कि अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के चौथे अभियान के बारे में, जो कि असफल, विफल रहा। ज़ियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि ईरान और खुरासान के क्षेत्र को कब्जाना चाहता था। अब कब्जाना इसलिए चाहता था क्योंकि वहाँ की स्थिति बड़ी डामाडोल थी। ईरान, इराक और खुरासान का जो क्षेत्र, वहाँ का जो सुल्तान था और वहाँ के जो वजीर थे, उनमें बनती नहीं थी। ठीक। फिर इसके बाद मंगोलों के आक्रमण का भी खतरा बना हुआ होता था। मंगोल नेता थे एक तारमाशरीन, जो कि भारत पर भी आक्रमण करने के लिए आया था। तो कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको हराया था, या फिर रिश्वत देकर उसको तारमाशरीन को भेजा था वापस भारत से। तो खतरा मंडरा रहा था, स्थिति अच्छी नहीं थी। तो वहाँ की जनता ने, वहाँ के अधिकारियों ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आकर उससे अनुरोध किया कि आप जो है आइए, खुरासान युद्ध में जीतिए इसको, और यहाँ पे कब्जा करिए, यहाँ पे अधिकार करिए और यहाँ की स्थिति को सुधारिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि हाँ, ये तो सुनहरा अवसर है, तो बहती गंगा में जो है हाथ धो ही लेना चाहिए, और साम्राज्य बढ़ ही रहा है तो क्या दिक्कत है, किसको जो है साम्राज्य के विस्तार में जो है रुचि नहीं होगी। तो 3,70,000 की तुरंत इसने बिना देर किए एक सेना खड़ी की। एक वर्ष के कम ही में जो है कर दिया था इसने, और एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया था। एक वर्ष का अग्रिम वेतन, पहले से ही वेतन दे दिया था, एडवांस पेमेंट कर दिया था कि हाँ भाई, जब भी मैं लड़ाई लड़ने चलूँगा तो ये ना हो कि मुझे आप मिले ही ना, इसलिए आपको पहले से पैसा दे दे रहा हूँ, दूसरे के युद्ध में आप मत चले जाइएगा। लेकिन विभिन्न कारणों से ये अभियान नहीं हुआ। विभिन्न कारण से क्या अभियान नहीं हुआ, ये जो है, जो वहाँ की समस्याएं थी कि वजीर और सुल्तान में बैठ नहीं रही थी, मंगोल आक्रमण का डर था, तो वहाँ पे सामंजस्य स्थापित हो गया, सब लोग कोलैबोरेट कर गए। ठीक है, सब लोगों में सामंजस्य स्थापित हो गया, तो जो है संबंध जब सुधर गया तो कोई बात ही नहीं है। आप दूसरा क्यों आएगा फिर लड़ाई करने के लिए, आप क्यों चाहेंगे कि कोई दूसरा आए हम पे आक्रमण करके हम पे कब्जा कर ले। तो जनता भी मान गई, और जनता ने फिर नकार दिया, भैया नहीं रहने दो। कोई रिस्पांस नहीं आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि ठीक है भाई। और ऊपर से सांकेतिक मुद्रा चलाने की वजह से इतने ज़्यादा परेशानी हो गई थी, खजाने पर इतना भार पड़ गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि अब अगर लड़ाई करने जाएंगे तो एक तो जनता साथ देगी नहीं, विद्रोह पे विद्रोह होते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिर ये जो अभियान था और जो 3,70,000 का अग्रिम वेतन जो दे दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये सब बर्बाद हो गया। उसकी सारी की सारी मंशा पर जो है पानी फिर गया। अब यहाँ पे सवाल ये कभी कभी बन जाता है कि सल्तनत काल का कोई कौन सा ऐसा शासक था जो भारत से बाहर के राज्य को जीतना चाहता था। तो वो अगर कोई था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, ये प्रश्न बनता है।
अब हम कराचिल अभियान देखेंगे। कराचिल अभियान यह चीन और भारत के मध्य कुमाऊं क्षेत्र में होने वाला अभियान था। बताया जाता है कि चीन के जो सैनिक थे या चीन के जो लोग थे वो आकर जो है भारतीय सीमा पर जो है उत्पात मचाते थे, उनको उकसाते थे। ये कुमाऊं का क्षेत्र आपका उत्तराखंड साइड में पड़ेगा, ठीक। तो अब ये जो कुमाऊं क्षेत्र में जो पहाड़ी लोग थे ये जो है टैक्स नहीं दिया करते थे, उन्मादी हो गए थे और जिधर से चीन वाले भी उत्पात मचाते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था कि सेना भेजी थी, ठीक है। इब्न बतूता बताता है कि 1 लाख की लगभग सेना गई थी और खुसरो मलिक को कराचिल का अभियान सौंपा गया था। फरिश्ता भ्रमवश इसको जो है चीन का अभियान बता देता है, जबकि ये चीन के लिए अभियान नहीं था। ये कुमाऊं के जो सीमा पर रहने वाले पहाड़ी लोग थे उन पर जो है दबिश बनाना था और अपने क्षेत्र का आधिपत्य वहाँ पे स्थापित करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि बाद में अमीर खुसरो मलिक जो है वो वहाँ पे थोड़ी बहुत झड़प होती है, वहाँ पे जीतता है, तो उसको लगता है कि मैं अब बहुत बड़ा सेना नायक हो गया हूँ और उससे उत्साहित होकर सुल्तान को बिना बताए तिब्बत की ओर बढ़ जाता है। अब जब तिब्बत की ओर बढ़ गया तो इसका मतलब कि चीन के अंदर हो गया, चीन के आज तिब्बत जो है चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो तिब्बत की ओर बढ़ गया और वहाँ के बर्फीले तूफान में सेना फंस गई। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे मॉस्को में नेपोलियन की सेना फंस गई थी। तो बर्फीले तूफान में सेना फंस गई और वहाँ पे 20 से 25 लोग जिंदा होकर या जिंदा बचकर होकर नहीं जिंदा बचकर आए, कहीं कहीं 10-11 लोग ही बचकर आए, ऐसा लिखा मिलता है। तो इस प्रकार से कराचिल में नाम मात्र का जो है आधिपत्य स्थापित हो गया। कर देने लगे थे वो जो पहाड़ी लोग वहाँ के निवासी थे, वो कर देने लगे थे, परंतु बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। सेना, इतनी बड़ी सेना जो गई थी वो बर्बाद हो गई, वहाँ पे जो है नष्ट हो गई, ठीक है। तो ये था कराचिल अभियान। अब हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुछ विद्रोह भी हुआ था या नहीं हुआ था। तो बहुत विद्रोह हुआ था, 1-2 विद्रोह नहीं हुआ था, 34 विद्रोह हुए थे। और फिर इसके बाद देखेंगे कि इसकी मृत्यु कैसे हो गई थी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक कुल 34 विद्रोह हुए, जिसमें से अकेले 27 विद्रोह तो केवल और केवल दक्षिण भारत में थे। हम जानते हैं कि 26 वर्ष की इसका शासनकाल है और 27 विद्रोह दक्षिण में हो रहे हैं, अर्थात हर वर्ष जो है विद्रोह हो रहे हैं और उसको दबाने जाना पड़ रहा है उसको। इसी के समय में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब मैं बात करूंगा तो वहाँ पे बहुत विस्तृत तरीके से बात होगी। फिर इसके बाद हसन गंगू, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज़ था और मोहम्मद बिन तुगलक भी इससे नाराज़ था। बहमत शाह के नाम से इसने बहमनी राज्य की स्थापना की, वहाँ का बादशाह, वहाँ का सुल्तान बना। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में 100 अमीरों का संगठन का नेता था। ये 100 अमीर थे, वो एक संगठन बना हुआ था, ठीक है, और उसका ये हेड था। तो इसको अमीर सादा भी कहा जाता है। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इससे नाराज़ था और ये भी थोड़ा खुन्नस में आकर जो है इसने कोशिश की कि मैं एक अलग राज्य ही स्थापित कर लूँ, अपने आप को मजबूत कर लिया था दक्षिण में। तो जब हम बहमनी राज्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत विस्तृत रूप से जो है चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिर एक सिंध के अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही शक्की किस्म का व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक, कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था। अगर अभियान करना है, किसी जगह पे लड़ाई करना है तो स्वयं जाता था, वहाँ का सेना का नेतृत्व तो ये स्वयं करता था, ठीक है। और थट्टा का अभियान था, सिंध के क्षेत्र में थट्टा पड़ता है, तो वहाँ पे ये जाता है और वहीं पर इसको कुछ बीमारी लग जाती है और वहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और बनायुनी कहता है कि प्रजा को राजा से तथा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, यानी कि राजा के योजनाओं से और प्रजा को या राजा की योजनाओं से
अब थोड़ा शासन प्रशासन से भी संबंधित थोड़ी बात हो जाए तो देखिए, सुल्तान ने दंड विधान जो है मुल्ला वर्ग पर भी लागू कर दिया था। अब तक जो है मुल्ला वर्ग पर लागू नहीं था। ये जो मुस्लिम उलेमा थे, इनके ऊपर जो दंड विधान है ये लागू ही नहीं होता था, कुछ भी करें ये। ठीक। उसके सिक्कों पर अल मुजाहिद बिस्मिल्लाह एवं प्रथम 4 खलीफाओं के नाम अंकित किए गए। पहले नहीं था, लेकिन जब उसकी योजनाओं की विफलता शुरू हुई और जनता में जो है विद्रोह होने लगा, तो जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए उसने खलीफा से 1344 में मंसूर प्राप्त किया। तो ये कौन खलीफा थे? अल मुस्तकीफ़ी, बगदाद के खलीफा थे, अब्बासी वंश से संबंधित थे। तो उनसे इन्होंने मंसूर प्राप्त किया। किस लिए? कि मुस्लिम जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सके, उलेमा वर्ग का जो है विश्वास प्राप्त किया जा सके। और इसके समय में एक कार्य और हुआ था कि बंगाल का गवर्नर फ़खरुद्दीन मुबारक शाह जो है बंगाल को स्वतंत्र करा लिया गया था। बंगाल स्वतंत्र हो गया था सल्तनत से। ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में क्या कार्य किया था। देखिए, कृषि की उन्नति के लिए बहुत प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और बहुत ही टेक्निकल तरीके से जो है कृषि का उन्नति करना चाहता था, परंतु विफल रहा उसमें भी। देखिए क्या करता है वो, कि अधिक कीमत वाले फसलों की कृषि हेतु प्रोत्साहन देता है, जो किसानों को अधिक कृषि उत्पादन दे सके, और क्या कहते हैं उसका लागत कम हो, आय ज़्यादा हो उससे। तो उस खेती को उसने प्रोत्साहन किया था। किसानों को बताया गया था कि हाँ, आप जो है ये खेती करिए, जिससे कि आपको लागत उतनी ही लगे जितना आप पहले लगाते थे, परंतु उससे आय ज़्यादा होगी। ठीक है। तो कृषि की उन्नति के लिए एक नवीन विभाग भी इसने बनाया था, जिसको दीवान ए कोही कहा जाता है। सवाल अक्सर बनते हैं एग्ज़ाम में। तो दीवान ए कोही की स्थापना की थी। इसका अधिकारी अमीर ए कोही कहा जाता था। विभाग दीवान ए कोही, और उस विभाग के अधिकारी को कहा जाता था अमीर ए कोही। अब 60 वर्ग मील क्षेत्र को एक्वायर किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि यहाँ पे खेती करेंगे, अच्छे तरीके से अच्छी फसल बैठाएंगे, एक गैर परंपरागत खेती करेंगे यहाँ पर। तो 3 वर्ष में यहाँ पर क्या लगाया इसने, 70 लाख टन का व्यय किया इस क्षेत्र में। जो ये 60 वर्ग मील का भू क्षेत्र इसने एक्वायर किया था, 70 लाख टन का व्यय किया था। जो क्षेत्र चुना गया था वह बंजर थी। बंजर भूमि पर इसने जो है खेती करना प्रारंभ किया था। कृषक उदासीन थे। ठीक है। कर्मचारी भ्रष्ट थे, जिसके कारण योजना विफल हो गई। अब यहाँ बात यह है कि कृषकों को जब आप पैसा देंगे, फ्री फंड में देंगे, और उनको पहले से पूरी जानकारी नहीं है या उनको आय नहीं हुई है, तो वो उदासीन रहेंगे, उस पर इतना उनका मन नहीं लगेगा पहली बार। हाँ, जब बाद में आउटपुट निकलता है तो किसान सोचेगा कि एक बार कि हाँ भाई, मुझे खेती ये करनी चाहिए, मुझे इससे फ़ायदा मिलेगा। परंतु पहली बार हो रहा था, और ऊपर से बंजर खेतों पे हो रहा था, तो किसान पहले से ही उदासीन थे कि भैया नहीं होगा तो नहीं होगा। कर्मचारी भी भ्रष्ट थे, औने पौने दाम पे ज़मीन दे दिया करते थे। जो सुल्तान से पैसा आता था वो भी खा लिया करते थे। तो इस प्रकार से ये जो योजना थी ये विफल हो गई। किसानों तक पहली बार तो सहायता पहुंच ही नहीं पाती थी, बीच में कर्मचारी खा लेते थे। ठीक है। ये योजना यहीं से विफल हो गई। ऊपर से बंजर मैदान में आप खेती करने जाएंगे तो पहली बार तो आपको नुकसान लगेगा ही लगेगा। तो 3 वर्ष तक इसने खेती वहाँ पे करवाई थी, और 70 लाख टन का व्यय हुआ था वहाँ पे। खैर, कृषि में एकदम ये विफल रहा। मोहम्मद तुगलक ने किसानों को आदेश दिया था कि फसल बदल कर बोएं। अच्छी बात है, आज यही सब लोग कर रहे हैं। सरकार इस पे बहुत जोर दे रही है कि आप जो है किसान लोग कृषि को जो है अगर उत्साहित तौर पर करना चाहते हैं, उसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप खेती किसानी आप बदल के किया कीजिए। गन्ना लगाए हैं तो अगली बार कुछ दूसरा लगा दीजिए, गेहूँ लगा दीजिए। ठीक है। धान लगा दीजिए। तो खेती अगर बदल के आप करते रहेंगे तो उसका उपजाऊपन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ठीक। गेहूं की जगह जौ की जगह गेहूं, गन्ना के स्थान पे अंगूर। 3 वर्ष के अंदर मोटी रकम खर्च हो गई, परंतु कुल भूमि का 1000वां भाग भी कृषि योग्य नहीं हुआ। मतलब जो 60 वर्ग मील की जो खेती के लिए एक्वायर की गई थी ज़मीन,
उसका अगर 1000वां भाग भी देखा जाए तो वो भी जो है बंजर की बंजर रही, उसमें कोई उपजाऊपन नहीं आया। फसल बदल कर बोने के पीछे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना था। अच्छा दिमाग लगाया था, परंतु किस्मत का दरिद्र व्यक्ति था और यहाँ पर भी वो विफल रहा। मित्रों, अब इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आगे की वीडियो में मैं फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में बात करूँगा आपसे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इस वीडियो में बताए गए जो कंटेंट थे वो अच्छे लगे होंगे, और ये आपका नोट्स भी पर्याप्त रूप में पूरा कर देता, बना सकते हैं आप इससे नोट्स। कोई भी एग्ज़ाम का जो है प्रश्न इससे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।